देश भर में सोने का एक भाव हो, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। वन नेशन वन रेट, इसको लेकर जीजेसी लगातार देश भर के ज्वेलर्स को एक मंच पर लाने का प्रयास जीजेसी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या चैलेंजेज है, कैसे इसे लागू किया जा सकता है, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो ज्वेलरी संगठन के एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। नितिन खंडेलवाल जी हैं, जीजेसी के पूर्व चेयरमैन हैं और खंडेलवाल ज्वेलर्स से आते हैं। और जीजेसी में भले ही चेयरमैन कोई भी हो, लेकिन जो पॉलिसी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं इसमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान होता है। दूसरी तरफ इफ्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी है, वो भी इसी तरह के रोल में हैं। वो भी भले ही सेक्रेटरी हो, लेकिन ये इनका काम प्रेसिडेंट से ज़्यादा होता है, ज़्यादातर पॉलिसी मेकिंग में इनका बड़ा रोल होता है। तो ये दोनों मेहमानों से समझना बेहद ज़रूरी है कि वन नेशन वन रेट कैसे लागू किया जा सकता है, उसके पीछे क्या चैलेंजेज है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने लगातार इस मुहिम को चला रखी है। अलग देश के अलग अलग जगहों पर जाके आप ज्वेलर्स की राय ले रहे हैं। क्यों देश में सोने का एक भाव होना चाहिए, इस पर आपकी दलील क्या है सर? देखिए, वन नेशन वन रेट की जो डिमांड है पिछले 10 साल से जीजेसी के जो मेंबर है वो कर रहे हैं। और जब एक पूरी तरह से जब कारपोरेट ज्वेलर्स इंडस्ट्री का पूरा जाल पूरे इंडिया में बिखर रहा है, तो उसमें जो छोटे और मध्यम ज्वेलर्स है उन लोगों को बिजनेस करने में काफी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उन लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो रेट कंपटीशन और पहले थी प्यूरिटी की कंपटीशन। अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया हॉलमार्किंग करने के बाद में। अभी कोई भी बड़ा ज्वेलर्स या कारपोरेट ये नहीं बोल सकता है कि मेरा ज्वेलरी और लोगों से शुद्ध है या मेरी अच्छी है करके, क्योंकि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। ये हॉलमार्किंग आने के बाद में छोटे ज्वेलर्स का जो से है वो बहुत बढ़ गया है और वो बहुत स्वागतार्ह कदम है सरकार का, जिससे अभी कोई बोल नहीं सकता। और रहा सवाल रेट का, तो रेट के अंदर जो है वो काफी स्टेट के अंदर लोग जूझ रहे हैं, खास करके छोटे और मध्यम ज्वेलर्स जो है उन लोगों को रेट की बहुत डिफिकल्टी जा रही, क्योंकि बड़े ज्वेलर्स जो है वो उनकी बाइंग बड़ी होती है, उनका सेल बड़ा होता है, उनका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम होती है, उन लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्ड मिल जाता है, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो उसकी वजह से वो काफी कम रेट के अंदर हर सिटी में ज्वेलरी सेल कर रहे हैं। तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए और छोटे और मध्यम ज्वेलर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जीजेसी ने लोगों के डिमांड के ऊपर यह कदम उठाया है। मैं पहले डिस्क्लेमर करना चाहता हूं कि इसमें जो किसी और संगठन ने सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस होना चाहिए या हम गवर्नमेंट से बात करते, तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसमें सरकार किसी प्रकार की दखल दे या सरकार के कंट्रोल के अंदर यह धंधा जाए, जिससे कि और पुराना गोल्ड कंट्रोल एक्ट तरीके की स्थिति पैदा हो। और जो भी रेट हम रिकमेंड करेंगे ये 100% किसी को मानने के लिए हम बाध्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं, हमारे पास में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारे मेंबर्स को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने और पूरे छोटे और मध्यम लोगों को करने के लिए एक कदम उठाया है। इसके ऊपर हमने केरला से लेके तो साउथ से लेके सब जगह भी मीटिंग ली है। 25 तारीख को इस पे कोलकाता में मीटिंग होने जा रही है, वहां के संगठन ने वो मीटिंग बुलाई है और वहां के संगठन चाहते हैं कि आप आके यहाँ पे भी सबकी एक राय बनाए करके। सही बात है, आप लोग लगातार राय ले रहे हैं। अब मेहता जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आप भी एक बड़े संगठन को यहाँ की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपकी राय भी काफ़ी अहम होगी। आपको क्या लगता है, क्या इस देश में वन रेट वन नेशन वाली जो पॉलिसी है वो फिजिबल है? अगर हाँ तो क्यों, नहीं है तो क्यों? देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी भी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए या किसी भी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए आप वन रेट ही लगाएं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप एयरलाइन ले लीजिए। आप एक एयरलाइन में बॉम्बे से अहमदाबाद जाएंगे तो अलग रेट लगता है, दूसरी एयरलाइन में जाएंगे तो अलग रेट लगता है। तो ये तो कि हर हर सुविधा देने वाले के ऊपर उपलब्ध डिपेंड करता है, हर ज्वेलर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि उसका देखिए जो मुख्य वजह है वो पहले हमको समझनी होगी। हमारे देश में सोने का आयात होता है, 99%, 99.99% सोना आयाती होता है, इंपोर्ट किया जाता है। जब वो इंपोर्ट होता है तो ज्यादा करके इंपोर्ट हमेशा पोर्ट पे होता है, जो पोर्ट बॉम्बे है, दिल्ली है, अहमदाबाद है या कलकत्ता है या चेन्नई पोर्ट पे इंपोर्ट होता है। उसके बाद उस सोने को दूसरी जगह पे मूव किया जाता है। जब वो सोना, मान लीजिए बॉम्बे में सोना आया पोर्ट पे और उसको आसाम में मूव किया,
या उसको अमृतसर में मूव किया, तो उस पर एक लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी, उस पर एक इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैरिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि उस मूव होने में उसको 1 से 2 दिन लगेंगे। तो हर ज्वेलर के लिए जो गोल्ड की कॉस्टिंग है वो अलग है, और जहां पे कॉस्टिंग अलग होगी वहां पे आप कैसे तय कर सकते हैं कि आप एक ही प्राइस से सोना बेचिए? ये संभव नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये डायरेक्शन कभी एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता। जिस देश में आलू और प्याज भी एक दाम में नहीं बिकते हैं, हम उस देश में सोना एक दाम से बेचने की बात कर रहे हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने किसी भी प्राइस को, सरकार हमेशा प्राइस को डिस्कवर करके देना चाहती है। गोल्ड की प्राइस की डिस्कवरी कमोडिटी एक्सचेंज पर होती है, एमसीएक्स पर होती है, एनएससी पर होती है, बीएससी पर होती है। उसके अंदर भी आप देखिए कि तीनों एक्सचेंज पर अलग अलग प्राइस डिस्कवरी होती है। आप इवन इक्विटी मार्केट में देखेंगे तो कोलगेट का प्राइस आज एनएससी में कुछ और क्लोजिंग होगा, बीएससी में कुछ और क्लोजिंग होगा। तो आप सिर्फ प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं, उस प्राइस के इर्द गिर्द आप अपनी कॉस्ट जोड़िए और उसके हिसाब से बिजनेस कीजिए। इसीलिए वन नेशन वन रेट का फॉर्मूला जो है वो मेरे ख्याल से ये एक भ्रामक स्थिति पैदा करने वाला फॉर्मूला है। ये कुछ लोग शायद इसको एक्सेप्ट करें, कुछ लोग ना एक्सेप्ट करें, ये कभी कोई सक्सेसफुल मुहिम हो ही नहीं सकती। अब खंडेलवाल सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि भारत जैसे इतने बड़े देश में क्या एक कीमत लागू करना जैसा मेहता जी कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या मुश्किल है? और आप इस चुनौतियों को, जिस चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट अगर यहाँ पे कर रहे हैं, कोई होलसेलर से ही कोई अगर रिटेलर खरीद रहा है तो उनके लिए अलग अलग रेट पे देते हैं। कोई बड़े ज्वेलर्स को हो सकता है उनको थोड़ी बार्गेनिंग ज़्यादा मिल जाए, छोटे ज्वेलर्स को वो बार्गेन ना मिल पाए। तो क्या लग रहा है इसका समाधान क्या हो सकता है? इसके कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है क्या आपके पास? देखिए, मैं सुरेंद्र जी की बात से कुछ बात पे सहमत हूँ, कुछ बात पे नहीं है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वो यहाँ कोई भी सूट होते नहीं है, क्योंकि ये ना तो सब्जी है, नहीं या कोलगेट है, नहीं या किसी प्रकार का कोई चीज है। इसके अंदर बहुत हाई वैल्यू जुड़ा हुआ है, और इस चीज के अंदर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज प्लेयर है। और मैं कभी भी छोटे और बड़े ज्वेलर्स के बीच में चर्चा करके उसमें कोई प्रकार की दूरियां करना नहीं चाहता हूं। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जितना भी अभी सुरेंद्र जी ने कहा है कि अलग अलग स्टेट है, अलग अलग लॉजिस्टिक कॉस्ट है, अलग अलग जाता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे सोने की डिलीवरी जो होती है बैंक के द्वारा होती है मैक्सिमम, और सेकंड कोई डेजिग्नेटेड एजेंसीज होती है। तो जब बैंक देती है तो पूरे इंडिया के अंदर उनका इंटरेस्ट रेट हो या उनका सप्लाई रेट हो, वो सब एक ही रेट होता है। तो हर सिटी के सेंटर तक क्यों पहुंचता है। और हम तो ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पूरे गुजरात के अंदर। अभी मैं राजस्थान जाके आया, राजस्थान में मीटिंग हुई, 95% का वो लोग रेट लेते हैं। 3% के मार्जिन के अंदर वो अपने छोटे बड़े ज्वेलर्स को जो शॉप उनकी जो कॉस्ट है उसके अंदर पूरी छूट देते हैं। और इसके बाद में हर एक की लागत अलग अलग होती है। बड़े शोरूम की बड़ी लागत होती है, छोटे की छोटी होती है। तो मजूरी अपने हिसाब से वो कम ज्यादा बेचते हैं। तो छोटे ज्वेलर्स को एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो अपनी मजदूरी जो है वो कम लगाते हैं, जिससे कि ग्राहक उनके पास में चले जाते हैं। और आप एक 10 ग्राम का कॉइन लीजिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी जो ज्वेलरी चेन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका 85,000 रुपए का रेट है। तो कोई जाता ही नहीं है 85,000 का लेने के लिए। जो बड़े क्लास है, जिनको बड़े ब्रांड से फर्क पड़ता है, वो जाता है। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मैं एक वॉच पहनता हूं, मेरा ब्रांड दिखता है। मैं कपड़े या पर्स कैरी करता हूं, ब्रांड दिखता है। ज्वेलरी पहनने के बाद में ब्रांड दिखता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको सस्ते रेट में मिलता है और सेम क्वालिटी मिलता है, तो आप छोटे और मध्यम ज्वेलर्स से भी आप बाइंग कर सकते हैं। आपको बड़े ज्वेलर्स के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेम रेट में मिलता है। तो इसलिए पूरे इंडिया के अंदर रिकमेंडेड रेट जो है वो हम सारे लोगों से ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भ्रामक स्थिति हो रही है वो कस्टमर की हो रही है। कस्टमर के समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन दे रहा है। तो कस्टमर को एक गाइडलाइन देने के लिए अभी आप एमसीएक्स का रेट देते हैं, आपके यहाँ पे एमसीएक्स से कभी 1500 रुपए नीचे चलता है रेट, कभी 1500 ऊपर चलता है, कभी डिस्काउंट मिलता है, कभी प्रीमियम चलता है। तो इससे कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। जब हम एक लोगों को एक रेट दे देंगे और वो रिकमेंडेड रेट रहेगा, किसी को रूलिंग करने का, किसी को कंट्रोल में करने का या किसी को कंपल्शन करने का कोई भी जीजेसी का इरादा नहीं है। हम लोगों को गाइडलाइन देना चाहते हैं, जो कंज्यूमर है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि उनको एक गाइडलाइन मिले कि आज का सोने का रेट 68 है, 69 है, और दिन में 4 बार अगर रेट चेंज होगा तो आप लोगों के टीवी के माध्यम से
और सोशल मीडिया के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से सब लोगों को अपडेट कराया जाएगा, क्योंकि दिन में से 10 बार भी प्राइस चेंज हो सकती है। इसलिए इसको लागू करने में दिक्कत नहीं है, कंसेंसस बनाना चल रहा है। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भारत में केवल एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रिप्रेजेंटेशन स्मॉल, मीडियम और लार्ज, उसके लिए सीट रिजर्व होती है। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के लिए भी सीट रिजर्व होती है, जो छोटे, मध्यम, सब लार्ज होते हैं, ताकि उसका बोर्ड एक उचित फैसला ले सके, सबको समान दे सके। और हम कंसेंसस बना रहे हैं, हम कोई ऑर्डर लागू नहीं कर रहे, ना हम किसी फरमान के ऊपर विश्वास करते हैं, ना हम सरकार का इसमें इंटरफेरेंस चाहते हैं। हम कस्टमर को और हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री को, स्मॉल, बिग और रिटेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, और छोटे ज्वेलर्स का खास करके प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर हम कदम उठा रहे हैं। उसमें बाइंग का रेट, सेलिंग का रेट, एक्सचेंज का रेट, ये सारे चीजों के हम कंसेंसस बनाएंगे। हम झड़बड़ी में नहीं है। हम 24 सितंबर को पूरे इंडिया का कंसेंसस लेके बंबई के अंदर हमने पूरे अक्रॉस द बोर्ड मीटिंग बुलाई है 24 तारीख को। उसका निमंत्रण सब लोगों को भेजा जा रहा है। लोग अपने विचार वहां पे देंगे, दिन भर मंथन होगा, और मंथन के बाद में एक कंक्लूजन से हम लोग सब बाहर निकलेंगे। लेकिन ये जो दिक्कत है, जो हर शहर में अलग अलग रेट है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसका कैसे हो सकता है? क्योंकि अलग अलग रेट से कंज्यूमर्स को काफ़ी दिक्कतें होती है। ये सवाल मेहता जी आपसे होगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं लगता है कि हर शहर के, हर मोहल्ले के, हर स्टोर्स के, बहुत सारे शहरों में अलग अलग रेट होते हैं? इसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? अगर आप चाह रहे हैं कि वन नेशन वन रेट गोल्ड का ना हो, तो और वैकल्पिक कोई सजेशन दीजिए, वो किया जाए। देखिए, आपको एक बात समझने की जरूरत है कि 2015 में पहले जो लंदन से रेट लागू होता था गोल्ड का, उसको लंदन फिक्स कहा जाता था। उन्होंने 19 मार्च 2015 को वर्ड फिक्स वहां से भी हटा दिया, और सारे रेट को अब बेंचमार्क रेट गिना जाता है। जो इब्जा भी रोज गोल्ड का रेट निकालती है, गोल्ड का रेट तय करती है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा और रिजर्व बैंक द्वारा अप्रूव किया गया है, जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए यूज होता है, जो ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन देने के लिए यूज होता है रेट, वो भी बेंचमार्क रेट्स हैं। वो किसी के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते। सरकार सिर्फ उसका इस्तेमाल सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करने के लिए करती है या ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन देने के लिए करती है, ताकि अलग अलग बैंकें अलग अलग रेट पर लोन ना दें। तो ये रेट्स की जरूरत वहां पर पड़ती है। रेट की जरूरत बिजनेस करने के लिए नहीं पड़ती है। बिजनेस आप कोई भी रेट से कर सकते हैं। क्या आपने और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक प्राइस मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, जो जीवनावश्यक वस्तुओं के लिए, खासतौर पर दालें और गेहूं और अनाज के लिए प्राइसेस को मॉनिटर करती है। वो भी प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करती, वो सिर्फ मॉनिटर करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, जो कुछ मेडिसिन के ऊपर, जो बहुत ही जरूरी मेडिसिन है, उसके प्राइसेस को कंट्रोल करती है। तो आप किसी भी ऐसी बिना रेगुलेटर के, बिना अथॉरिटी के ये बात करना सही नहीं है। मैं अब भी मानता हूं, देखिए, जो बड़े ज्वेलर्स हैं उनको अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, अलग अलग रेट में। मान लीजिए कोई रिफाइनर है तो उसे 14.35% ड्यूटी लगी गोल्ड में। कोई यूएई से गोल्ड लेकर आया तो उसे 14% ड्यूटी लगी। कोई डायरेक्ट गोल्ड लेकर आया तो उसे 15% लगी। कोई लीस्ट डेवलप कंट्री से लेकर आया, उसको 0% ड्यूटी लगी। तो आप इस प्रकार के मल्टीपल ड्यूटी स्ट्रक्चर में कैसे किसी को बोल सकते हैं कि आप एक ही रेट से गोल्ड बेचे? ये तो अगले की मर्जी है। उसे जिस रेट में गोल्ड आ रहा है वो उस रेट में गोल्ड बेचेगा। ये बात सही, आपने सही दलील दी है इसके पीछे। इस पर हम नितिन जी की भी राय लेंगे, लेकिन इसके अलावा स्वागत है। अब नितिन जी, आपसे मेरा सवाल होगा, जो मेहता जी बात उठा रहे हैं कि इंपोर्ट के रेट को ही देखिए, कोई सेपा के तहत जो फायदे उठा के आ रहे हैं उनके लिए रेट अलग है, कोई पूरे फुल रेट पर कोई इंपोर्ट कर रहा है, कोई अलग अलग क्वालिटी की चीज़ें कर रहा है, तो उनके लिए रेट अलग है। साथ ही कोई अगर छोटा ज्वेलर होगा, अगर वो खरीदता है तो उनको उस भाव पर मिलते हैं जो बड़े ज्वेलर्स के भाव पर उनको सस्ता मिल पाता है, छोटे ज्वेलर्स को वही चीज़ें महंगी मिल पाती है होलसेलर से। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए, इन चुनौतियों को देखते हुए कैसे दूर करेंगे? क्योंकि अब लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हर शहर की अलग होती है। यहाँ की लैंडिंग कॉस्ट अलग होगी, जो पोर्ट के आसपास के शहर होंगे, जो दूर दराज के इलाके होंगे, पहाड़ों के इलाके होंगे जहाँ से पोर्ट काफ़ी दूर होगा, उनके लिए कॉस्टिंग अलग होगी। तो इन दिक्कतों को कैसे दूर करेंगे सर यूनिफाइड रेट में? देखिए, मैं दो बातें इसके अंदर रहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ड्यू रिस्पेक्ट टू सुरेंद्र जी और इनके ऑर्गेनाइजेशन को,
प्रॉब्लम यह है कि सुरेंद्र जी इज वेरी गुड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे अच्छे मित्र भी है, मैं इनके साथ देश विदेश प्रवास किया है, काफी बार स्टेज भी शेयरिंग किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट यह है कि सुरेंद्र जी एक ज्वेलर्स नहीं है, इसलिए ज्वेलर्स की दिक्कत क्या है वो प्रैक्टिकली बैठने के बाद ही समझ में आती। मैं अक्सर क्रिकेट की कमेंट्री देखता हूं, एक कमेंटेटर होता है जो प्लेयर होता है एक्स, और एक कमेंटेटर होता है जिसने कभी प्ले किया नहीं है, तो दोनों के कमेंट्री में बड़ा फर्क होता है। तो वो थोड़ा सुरेंद्र जी को प्रैक्टिकल बातें समझना जरूरी है, एक पॉइंट। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक तरफ लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, जहां पे दूर दराज के इलाके, पहाड़ी इलाका है कहीं है जिनको ज्यादा होती है, लेकिन आपको यह बात भी समझना जरूरी है कि एक तरफ जो छोटे मोटे ज्वेलर्स होते हैं उनका कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेशन निग्लिजिबल होता है, चालक मालक होते हैं, एक या दो स्टाफ शोरूम के अंदर होता है, बैक ऑफिस की उनको रिक्वायरमेंट होती नहीं है, खुद ही गल्ले पे बैठते हैं, खुद ही बिल बनाते हैं, खुद ही परचेस करते हैं, खुद ही सेल करते हैं, फैमिली मेंबर मिलकर काम करते हैं। और वही कॉस्ट अगर आप किसी बड़े स्टोर पे चले जाए तो उनका बैक ऑफिस काफी बड़ा होता है, एफएनक्यू होता है, उनके अंदर बहुत सारी सिस्टम लागू होती है, उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर उनको कई सस्ते रेट में ज्वेलरी मिलती है तो भी उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो ये कुदरत ने बहुत अच्छा बैलेंसिंग किया है, और इसको सब करने के लिए उनके पास में लेबर चार्ज का विकल्प होता है। कोई चीज की 2% मेकिंग चार्जेस है, कोई की 30% तक के मेकिंग चार्जेस है। एक रेट का एक करने से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलेगा, लोगों को गाइडेंस मिलेंगी, ज्वेलर्स लोगों को गाइडेंस मिलेंगी, इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा। और उसको जो भी प्ले करना है, अपने मार्जिन, अपना शोरूम का खर्चा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अपनी कस्टमर सर्विस कॉस्ट, वो अपने लेबर के अंदर, अपने पैकिंग मटेरियल के अंदर और अपनी देने वाली सेवाएं के अंदर, उसके अंदर कवर करता है, उसी पे कोई रोक टोक नहीं है। मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूं, हम किसी को भी कंपेल करने वाले नहीं है कि आप इसी रेट में बेचो। हम जीजेसी से गाइडेंस देने वाले हैं कि इस रेट में आपको बेचना चाहिए, ये रिकमेंडेड रेट है, ये कंपलसरी लॉ नहीं है, किसी को हम बाध्य करने वाले नहीं है। और आपको एक चीज मैं समझ बताना चाहूंगा, ये क्यों डिबेट शुरू हुई है। ये डिबेट इसलिए शुरू हुई है कि कंपटीशन के अंदर कुछ बड़े स्टोर्स ने गुजरात के अंदर बिलो दी कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल 92 का गोल्ड वो 88 के रेट में, 86 के रेट में सेल करने की ऐड करते हैं, फिर मेकिंग चार्जेस ज्यादा लेते हैं, जिससे छोटे ज्वेलर्स को बिजनेस करने में बहुत दिक्कत आ रही है। उनको कोई इतनी मजदूरी देता नहीं है और उनके 86 और 85 के रेट में ज्वेलरी को दे सकते नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हम एक मैकेनिज्म सेट कर रहे हैं। हमने लीगल ओपिनियन लिया है, लीगल ओपिनियन में हम गवर्नमेंट को यहाँ पे केवल इंटरफेरेंस करना चाहेंगे कि कोई अगर कस्टमर को बुलाने के लिए भ्रामक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि मैं 92 का सोना 86 और 88 में देना चाहता हूं, और फिर उसको लेबर चार्जेस में ज्यादा लगा रहा है ताकि कस्टमर उसके शोरूम तक के उस रेट को आ जावे और उसके बाद में उसको कोई फंसाया जाए, तो ये बड़े ज्वेलर्स कर रहे हैं, ये छोटे ज्वेलर्स नहीं कर रहे। तो छोटे ज्वेलर्स को प्रोटेक्शन मिलने के लिए, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट से बचने के लिए ये जीजेसी स्टेप ले रही है। इसका फायदा मध्यम और मीडियम ज्वेलर्स को ज्यादा होगा, न कि किसी बड़े ज्वेलर्स को होगा। उनको भ्रामक एडवर्टाइजमेंट करने से रोकने के लिए हम यह कदम उठा रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई हमको दिखेगा तो एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन करके हम उसकी रिटर्न कंप्लेंट करने में हिचकिचाएंगे नहीं। हमारा बोर्ड जो इसके ऊपर फैसला लेगा, जो जीजेसी का बोर्ड है, वो अभी अपने डिसीजन लेगा। हम उसको मेंबरशिप टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर गलत एडवर्टाइजमेंट देके बुलाता है कस्टमर को। रेट कम ज्यादा बेचते हैं उसके लिए हम कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन गलत कस्टमर को गुमराह करके कम रेट बता के ज्यादा मजदूरी लगा के वसूली ज्यादा करे, उसको रोकने के लिए हम जरूर कुछ कड़े कदम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हमारे मेंबर्स के लिए लेना चाहेंगे। ओके, अब सुरेंद्र जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आपने जो दिक्कतें हैं वन रेट वन नेशन आपने काफी की और ये सपोर्ट में है नितिन जी, लेकिन अब मेरा सवाल होगा, अगर सिर्फ सपोर्ट की अगर बात की जाए तो कंज्यूमर्स के लिहाज से ये कितना बड़ा फैसला है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हिसाब से कितना बड़ा फैसला हो सकता है अगर इसे लागू किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे सर? वक्त का मैं छोटा जवाब दीजिएगा सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, मैं भले चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन देश की गोल्ड की पॉलिसियां भी आईआरएस और आईएएस ऑफिसर बनाते हैं, वो ज्वेलर नहीं होते। इसलिए ये तर्क बिल्कुल ही गलत है और मेरे ख्याल से ये इस तरह के तर्क नहीं देने चाहिए। जो दूसरी बात है वो ये है कि एक कंज्यूमर को हमेशा उसको खुला छोड़ देना चाहिए। वो जिस दुकान में जाए, जहां जाए, वो 6 जगह पे रेट चेक करे, 10 जगह रेट चेक करे। फाइनली कंज्यूमर बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही होशियार होता है, वो फाइनल प्राइसिंग देखता है कि कहाँ पे क्या प्राइसिंग आती है। मेरा अब भी मानना है कि प्राइसिंग फिक्स करना ना तो किसी गवर्नमेंट के हाथ में है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है, और कंज्यूमर को उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए।
वो 10 दुकान घूमे, 15 दुकान घूमे, जहां से उसको अच्छा सोना लगे, अच्छी डिजाइन लगे, अच्छे रेट लगे, वहां से वो खरीदे। और इस किसी भी प्रकार का कोई भी इसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। चलिए, आपके अपने अपने विचार हैं। हालांकि मैं कंज्यूमर्स के लिहाज से इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी चाहता है, हमारे दफ्तर की मैं बात बता रहा हूं मेहता जी, कई सारे लोग आकर पूछते हैं कि गोल्ड का क्या भाव चल रहा है, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पता नहीं, अगर आप इफ्जा के रेट या जीजेसी के वेबसाइट से ही जाकर रेट देखें, वो रेट ज्वेलर दे रहा है कि नहीं, कितना मार्कअप रख रहा है, तो वो हम कैसे डिसाइड करें? वो तो हो नहीं पा रहा है। तो एक यूनिफॉर्म रेट होने से इतना तो जरूर फायदा है कि कंज्यूमर्स को तो फायदा मिलने वाला है। ज्वेलर्स का, आप ज्वेलर्स लोग जाने या आप यहाँ पर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करें, आप लोग जाने, ये एमडी है। मेहता जी, आपका इस पर टेक क्या है? क्या इस तरह नियमों की अनदेखी करके, सेपा के नियमों का फायदा उठाकर जो सस्ता गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, इससे पूरा मार्केट नहीं खराब हो रहा है? नहीं, देखिए विश्व मोहन जी, सबसे पहले बात ये मैं बता दूं कि कस्टम ये माल को क्लियर करता है, और कस्टम के पास एक पॉलिसी होती है अंडर यूएई सेपा एग्रीमेंट। इसे प्लेटिनम के ड्यूटी पे क्लियर किया जाता है, और जो आज ये इंपोर्ट हो रहा है ये ऑफिशियल है। ये बात अलग है कि इस पे जो ड्यूटी है वो गोल्ड की लगनी चाहिए, लेकिन सरकार को इसके लिए नियम बदलने की जरूरत है। और सरकार को ये चाहिए कि जो अलॉय जितना परसेंटेज जो अलॉय है उस हिसाब से उसमें जो मैक्सिमम अलॉय है, मतलब जो अगर मैक्सिमम गोल्ड का कंटेंट है तो उस पे गोल्ड की ड्यूटी लगाई जाए। लेकिन जब तक सरकार इस कानून को बदलती नहीं है तब तक ये इसी प्रकार से इंपोर्ट होता रहेगा। मैं आपको आश्चर्य की बात ये बताता हूं कि जब सरकार गोल्ड के डोरे इंपोर्ट करती है तो ये कहती है जितना कंटेंट जिस चीज का ज्यादा होगा उसकी ड्यूटी लगेगी, लेकिन वही चीज प्लेटिनम जब ये इस प्रकार का अलॉय इंपोर्ट होता है तो उसमें कहती है कि प्लेटिनम के हिसाब से हम ड्यूटी लगाएंगे। तो ये तो सरकार को अपनी डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत है। यदि वो डेफिनेशन चेंज नहीं करेंगे तो ये इंपोर्ट होगा और कस्टम भी उसको क्लियर करेगा। इसमें किसी का भी कोई मुझे नहीं लगता कि कस्टम भी गलत है या जो इंपोर्टर है वो भी गलत है। बिल्कुल, इंपोर्ट के जो नियम है उस नियम के तहत ही हो रहा है, लेकिन वो बदलने की जरूरत है, क्योंकि उसकी आड़ में 4-5% प्लेटिनम के बाद बाकी मेटल की मिक्सिंग होकर इसे इंपोर्ट किया जाता है। छोटा जवाब 30 सेकंड में, नितिन जी, इस पर आपका क्या होगा? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। उसको पूरी तरह से रोकना चाहिए, गवर्नमेंट की इसके तह तक के जाना चाहिए, इसका कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले। इसलिए मार्केट में 2 रेट चल रहे हैं, जिसके तहत काफी जो अच्छे बिजनेस करने वाले हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो 2 रेट जब आते हैं तब ये दिक्कत होती है, क्योंकि इसके तहत आने वाला सोना मार्केट में सस्ता मिलता है और ऑथेंटिकल लेने जाएंगे अच्छी जगह से सोना तो वो महंगा मिलता है। और इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं कि 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए, 1 नेशन 1 पॉलिसी होना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो अभी सभी चीजों के अंदर राशन कार्ड भी पूरे हिंदुस्तान में एक कर दिया। जीएसटी के आने के बाद में अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग वैट थे वो भी बंद कर दिया। हॉल मार्किंग लाके सरकार ने बहुत अच्छा एक स्टेप ले लिया कि पूरे देश के अंदर एक जैसा सोना मिलने लग गया। तो धीरे धीरे हर चीज को रैशनलाइज होना चाहिए और एक रिकमेंडेड रेट लोगों ने फॉलो करना चाहिए, कंपल्सन किसी को नहीं होना चाहिए। ये बात में सहमत हूं। यहाँ पे मकसद यही है, दोनों ज्वेलरी संगठन, हो सकता है राय अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अब एक मत पर लाना सभी लोगों को इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कोशिश यही है कि पारदर्शिता सिस्टम में आए, कारोबार बेहतर हो और इसका फायदा कंज्यूमर्स, ज्वेलर्स, तमाम लोगों को मिले। सिर्फ फायदा बड़े कारोबारी, बड़े ज्वेलर्स ही ना उठाए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो। शुक्रिया मेहता जी आपका और नितिन खंडेलवाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो इस खास पेशकश